कोरोना वायरस और लॉकडाउन का असर देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर भी देखने को मिला है। जून तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े सामने आ गए हैं। इकोनॉमी की सेहत को लेकर जितनी खराब आशंकाएं जताई जा रही थी, रिपोर्ट उससे भी खराब आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले साल 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि दर्ज हुई थी। सोमवार को सरकार की ओर से जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए। 21 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता के बावजूद कोरोना वायरस महामारी की वजह से कारोबार और आम इंसान पर भारी असर पड़ा है। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी देनी शुरू की। ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों और विशेषज्ञों ने देश के जीडीपी में 2020-2021 में गिरावट का अनुमान जताया था। इसी बीच चीन की अर्थव्यवस्था में अप्रैल से जून तिमाही में 3.2% की वृद्धि हुई है, जबकि जनवरी से मार्च 2020 तिमाही में 6.8% की गिरावट आई थी। आपको बता दें कि पिछली तिमाही यानी जनवरी से मार्च में इसमें 3.1% की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि कम से कम 8 साल में भारतीय इकोनॉमी का सबसे खराब प्रदर्शन था। इस सर्वे में आर्थिक जानकारों का कहना था कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में विकास दर -8.1% और अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए विकास का दर -1% रह सकता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं जेईई मेन और नीट को लेकर विरोध थम नहीं रहा है। जेईई मेन परीक्षाएं मंगलवार यानी 1 सितंबर से शुरू हो रही हैं। परीक्षा शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन अब भी इस परीक्षा का विरोध जारी है और अलग अलग लोगों द्वारा इसे टालने की अपील की जा रही है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार यानी 31 अगस्त 2020 को ट्वीट करके बताया कि मैंने आज सुबह पीएम आवास फोन करके नीट और जेईई परीक्षाएं दीपावली तक स्थगित कराने की एक आखिरी कोशिश की है। कार्यालय सचिव ने कहा कि वह वापस कॉल करेंगे। अगर कुछ होता है तो मैं स्टूडेंट्स को सूचना दूंगा। जेईई मेन परीक्षा में शामिल होने जा रहे एक 17 साल के स्टूडेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े को चिट्ठी लिखकर परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। इस चिट्ठी में अभ्यर्थी ने देश में कोरोना वायरस और बाढ़ के हालातों के मद्देनजर जेईई और नीट दोनों परीक्षाएं स्थगित करने की अपील की। इधर लखनऊ में जेईई और नीट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के स्टूडेंट विंग के सदस्यों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये सदस्य सितंबर में जेईई मेन और नीट कराने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। इन सभी विरोध प्रदर्शन और परीक्षाएं टालने की मांगों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में 1 सितंबर से जेईई मेन कराने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। नोएडा पुलिस और प्रशासन ने यहां धारा 144 बढ़ा दी है। जिले में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके लिए पुलिस ने गाइडलाइंस जारी करके लोगों से उनका पालन करने को कहा है। नोएडा में धारा 144 लागू होने के चलते एक ही जगह पर 4 या उससे ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह धारा 144 का उल्लंघन होगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इमरजेंसी को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में किसी भी अन्य का आना जाना प्रतिबंधित होगा। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, सभागार और इस तरह के अन्य स्थान भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियां 20 सितंबर तक बैन रहेंगी। उसके बाद सिर्फ 100 लोगों की उपस्थिति में ही इन्हें आयोजित किया जा सकेगा। वीकेंड लॉकडाउन रहेगा।
शनिवार और रविवार को इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। बिना मास्क या फेस कवर के बाहर निकलना बैन होगा। गर्भवती महिलाएं या 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 से अधिक उम्र के लोगों का बाहर निकलना बैन होगा। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच चीन की एयरफोर्स ने अपने सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को फिर से लद्दाख के नजदीक तैनात कर दिए हैं। J-20 लड़ाकू विमान लद्दाख के नजदीक लगातार उड़ानें भर रहे हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख में गलवान जैसी हिमाकत की अपनी हालिया नाकाम कोशिश से कुछ दिन पहले ही J-20 की फिर से तैनाती की है। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर गलवान की तरह एक बार फिर LAC की यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी, जिसे हमारे मुस्तैद जवानों ने नाकाम कर दिया। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की हलचल को नोटिस किया और लद्दाख इलाके में चुशुल के पूर्व में स्थित पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी अतिक्रमण की कोशिश को नाकाम कर दिया। सरकार से जुड़े सूत्रों ने ANI को बताया कि चीनी वायुसेना ने होटन एयरबेस पर J-20 को फिर से तैनात किया है और उन्हें लद्दाख व उससे सटे भारतीय इलाकों के नजदीक उड़ा रहे हैं। इसके अलावा चीन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट की तैनाती भी जारी रखे हुए है। दरअसल भारत को राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिलने के बाद डरे चीन ने लद्दाख के नजदीक अपने सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट J-20 के तैनात कर दिया था। 5 राफेल लड़ाकू विमान पहले ही एयरफोर्स का हिस्सा बन चुके हैं और अगले 1 से 2 महीने में 3 से 4 और राफेल इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि नोटबंदी, गलत GST और लॉकडाउन का मकसद असंगठित क्षेत्र को खत्म करना है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर असंगठित क्षेत्र नष्ट हो गया तो देश रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। इसको लेकर भाजपा ने पलटवार किया और 23 कांग्रेस नेताओं की ओर से सोनिया गांधी को लिखे पत्र से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जब 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया था तो मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछा था कि क्या पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, मगर हिंदुस्तान में कोई असर क्यों नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त कहा था कि जब तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है तब तक देश को कोई भी आर्थिक तूफान नहीं छू सकता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले 6 सालों से भाजपा की सरकार ने असंगठित क्षेत्र की व्यवस्था पर आक्रमण किया है। इसके 3 बड़े उदाहरण नोटबंदी, गलत GST और लॉकडाउन है। उन्होंने दावा किया, यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी, यह मत सोचिए कि आखिरी मिनट पर लॉकडाउन कर दिया गया। इन तीनों का लक्ष्य हमारे असंगठित क्षेत्र को खत्म करना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है तो मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15 से 20 लोग करते हैं, यही लोग असंगठित क्षेत्र का पैसा लेना चाहते हैं।